हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जो कि है रासायनिक बलगतिकी, क्या केमिकल काइनेटिक्स के #08, क्या लेक्चर नंबर 08 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं बच्चों अभिक्रिया की आणविकता यानी कि मोलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात कर लिए स्टूडेंट, अप्रोक्स 2 से 3 लेक्चर जो है हमने कंटिन्यू बात की थी, उसमें किसकी? अभिक्रिया की कोटि की यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और साथ ही हमने बात कर ली थी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड रेट लॉ किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, ये सब हमने जो है पिछले लेक्चर्स में बात कर लिए स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया की आणविकता। #08 क्या है? लेक्चर नंबर 8 #08 में हम अभिक्रिया की आणविकता यानी कि मोलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो बात करते हैं स्टूडेंट अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आणविकता मतलब कुछ अणुओं से रिलेटेड होगा, अणुओं से संबंधित होगा। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? जब भी जो हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को, क्या है, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को उसकी बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, क्या करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु, परमाणु या फिर आयनों की जो संख्या होती है उसे बोला जाता है मोलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। और जो अभिकारक अणु या परमाणु या आयन होते हैं वह क्या होते हैं? सिंगल स्टेप में जो अभिकारक अणु, परमाणु या आयनों की संख्या होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो अभिकारक अणु भाग लेते हैं उस रिएक्शन में, उसे बोला जाता है मोलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। यानी कि एकल पद वाली रासायनिक अभिक्रिया में, सिंगल स्टेप वाली रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो कुल संख्या होती है उसे बोला जाता है मोलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। और सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बात की थी। जो सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन होती है उन्हें बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोला जाता है? मौलिक अभिक्रियाएं या फिर सरल अभिक्रियाएं। तो हम अभिक्रिया की आणविकता को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? एकल पद वाली यानी कि सिंगल स्टेप वाली, एकल पद वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में जिसे क्या बोला जाता है, जो सिंगल स्टेप वाली केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि मौलिक अभिक्रियाएं, मौलिक अभिक्रियाएं बोल लो या फिर सरल अभिक्रियाएं, मौलिक या फिर सरल, और इंग्लिश में बोलना है तो एलिमेंट्री अभिक्रियाएं। तो एकल पद वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की कुल संख्या जो होती है, आयनों की संख्या क्या होती है? आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है? आणविकता, मोलिक्यूलैरिटी। क्या कहलाती है? मोलिक्यूलैरिटी। स्टूडेंट असल में होता यह है कि, क्या होता है? असल में होता यह है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, यानी कि कितने अभिकारक अणु जो है आपस में टकरा रहे हैं। और कैसे टकरा रहे हैं? उनका कि कुछ रिजल्ट प्राप्त हो हमें। क्या है? इस प्रकार से वो टकराएं आपस में, मॉलिक्यूल जो हैं, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वे मॉलिक्यूल इस कदर टकराएं कि उनका कुछ रिजल्ट हमें प्राप्त हो सके, और उस रिजल्ट को हम बोलेंगे प्रोडक्ट। यानी कि असल में होता यह है कि कितने अभिकारक अणु आपस में प्रभावी टक्कर कर रहे हैं, और किसके लिए?
उत्पाद को देने के लिए, यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं टू गिव प्रोडक्ट, यानी कि अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए कितने अभिकारक अणु आपस में इफेक्टिवली यानी कि प्रभावी तरीके से टकरा रहे हैं, उसी संख्या को, जिस संख्या में जो है अभिकारक अणु आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे होंगे, उसी संख्या को बोला जाएगा मोलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? मोलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर जो एकल पद वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणु, परमाणु या आयनों से मतलब है कि वे किस प्रकार से आपस में टकरा रहे हैं, वे किस प्रकार से आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इफेक्टिवली कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बताता है हमें कोलिजन थ्योरी। कौन बताता है? संघट्ट सिद्धांत। कौन बताता है? टक्कर सिद्धांत। तो कोलिजन थ्योरी होती है कौन सी? जो कोलिजन थ्योरी होती है वो हमें बताती है कि रिएक्शन कैसे होती है, जो कि एक्सप्लेन करती है कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। तो संघट्ट सिद्धांत क्या होता है? संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत या फिर टक्कर सिद्धांत बोल लो। जब दो अणु परमाणु आयन या फिर तीन अणु परमाणु आयन आपस में टकराएंगे, तभी जाके जो है क्या है, हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा और तभी जाके वह रिएक्शन कंप्लीट होगी। जब तक आपस में अणुओं की टक्कर ना हो जाए, उनका कुछ रिजल्ट हमें प्राप्त ना हो जाए, हम नहीं कहेंगे कि वह रिएक्शन कंप्लीट हुई। जब दो अणु आपस में टकराएंगे, और कैसे टकराएंगे? प्रभावी तरीके से टकराएंगे, तो हम कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। और प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो टक्कर सिद्धांत या फिर संघट्ट सिद्धांत या फिर कह लो कोलिजन थ्योरी क्या होती है? अभिकारक अणुओं के बीच प्रभावी टक्कर। क्या होती है? अभिकारक अणुओं के बीच प्रभावी टक्कर, और इस प्रभावी टक्कर के रिजल्ट के परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? उत्पाद। तो संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी क्या बताती है हमें? कि उत्पाद प्राप्त करने के लिए, क्या प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर का होना जरूरी है। क्या है? अभिकारक अणुओं के बीच इफेक्टिव कोलाइड का होना कंपलसरी है। इफेक्टिव, यहां पर मैं वर्ड इफेक्टिव को इफेक्टिवली कह रहा हूं, जो प्रभावी वर्ड है उसको मैं इफेक्टिवली बोल रहा हूं, पूरा फोर्स लगा के बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? जो इफेक्टिव है इसको मैं समझाता हूं। इफेक्टिव से मेरा मतलब क्या है? इफेक्टिव से मेरा मतलब है, ये दो गाड़ी है। क्या है? गाड़ी है, ये रोड का ट्रैक है। एक गाड़ी जा रही है इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये कोई दूसरी गाड़ी है, ये क्या है? ये आ रही है इसी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम कब कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो है इफेक्टिव कोलाइड हुआ है? कब बोलेंगे? मैं आपके सामने दो कंडीशन रख रहा हूं। क्या इस कंडीशन में बोलेंगे जबकि क्या है, कुछ इस प्रकार से टकराएंगे, या फिर हम, ये फर्स्ट कंडीशन है, या फिर कुछ इस प्रकार से, ये क्या इस प्रकार से, मतलब तो किसको हम इफेक्टिव टक्कर बोलेंगे यहां पर? जिससे कि नुकसान हो जाए, पूरे तरीके से नुकसान हो जाए, जो कि आपस में जो है टकरा करके क्या बिल्कुल ब्लास्ट हो जाए। तो किस में बोलेंगे हम? जो दूसरा यहां पर केस है, जो सेकंड कंडीशन है, उसमें हम बोलेंगे कि जो दोनों गाड़ियां हैं वो क्या है, आपस में टकराई, और कैसे? प्रभावी तरीके से, बुरी तरीके से टकराई है। क्या? बुरे तरीके से। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि बुरे तरीके से। जो आदमी, जो भी उसके अंदर पैसेंजर बैठे थे, तहस नहस हो चुका है सब कुछ। क्या है? बिल्कुल पोस्टमार्टम हो चुका है। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो टक्कर हो रही है कुछ इस प्रकार से, दोनों गाड़ियां क्या है, आपस में रगड़ गई हैं,
दोनों गाड़ियां आपस में रगड़ी हैं, ना कि इफेक्टिवली कोलाइड हुआ है। तो इफेक्टिवली कोलाइड कब हुआ इन दोनों गाड़ियों के बीच में? जब वो एक दूसरे में आपस में क्या है, आमने सामने जो है, कांच बिल्कुल मिल चुके हैं, उनके आमने सामने के शीशे बिल्कुल इस तरीके से हो चुके हैं, तो उसको बोला जाता है इफेक्टिवली कोलाइड। तो इसी प्रकार का कुछ केस होता है यहां पर भी संघट्ट सिद्धांत में, कि अभिक्रिया हम तभी कंप्लीट मानेंगे, अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए, उत्पाद प्राप्त करने के लिए जो अभिकारक अणु है, वो चाहे 2 अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं या फिर 3 अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, लेकिन उनके बीच में जो टक्कर होगी, जो कोलाइड होगा, वो इफेक्टिवली होना चाहिए। तभी जाके क्या है, हम बोलेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो संघट्ट सिद्धांत हमें बता रहा है कि अभिकारक अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर से उत्पाद हमें प्राप्त होता है। या फिर हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए, संपूर्ण कंप्लीट होने के लिए, संपन्न होने के लिए, पूर्ण होने के लिए, उसमें उपस्थित अभिकारक अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर का, रिजल्टेंट कोलाइड का होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? रिजल्टेंट कोलाइड का होना आवश्यक है, जिसका कि हमें कुछ रिजल्ट मिल सके। तो स्टूडेंट, यहां पर हम टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको समझाया कि अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, टक्कर के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया होती है। क्या होती है? अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु जब आपस में टकराते हैं तो अभिक्रिया होती है। यानी कि आपस में कैसे टकराते हैं? प्रभावी तरीके से टकराते हैं, तो क्या होती है? रिएक्शन होती है। एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या क्या है? जब एक साथ इस तरीके से इफेक्टिव जो कोलाइड होता है, एक साथ टकराने वाले अणुओं की संख्या जो है अभिक्रिया की आणविकता को निर्धारित करती है। जब क्या है, अणु आपस में एक साथ टकराएंगे तो क्या होगा? जो अभिक्रिया की आणविकता है उसका निर्धारण होता है। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में, एक रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, उन अभिकारक अणुओं, परमाणुओं या फिर आयनों की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहेंगे, जिनका कि अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक साथ टकराना जरूरी है, इफेक्टिवली कोलाइड करना जरूरी है। क्या है? रिजल्टेंट कोलाइड हमें वहां पर कराना जरूरी है। क्या है? उसका जो कोलाइड हो रहा है उसका कुछ रिजल्ट हमें प्राप्त हो सके। तो जितने अणु वहां पर उपस्थित होंगे उसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? अभिक्रिया की आणविकता। रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए उन अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है, जिनका कि अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक साथ टकराना जरूरी है। क्या है? तो परिभाषा लिखते हैं इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, इस संघट्ट सिद्धांत के अकॉर्डिंग, एक रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए उन अभिकारक अणुओं या फिर परमाणु या फिर आयनों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आयनों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, जिनका की अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक साथ कोलाइड करना, एक साथ टकराना
या टक्कर करना जरूरी है, आवश्यक है, जरूरी होता है, उसे बोला जाएगा, उन अभिकारक अणुओं, परमाणुओं और आयनों की संख्या को बोला जाएगा मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो नोट डाउन कर लें स्टूडेंट, नोट डाउन हो गया, हो गया। तो आगे बात करते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी है ना, जो एनसीईआरटी है वह कहती है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोलिक्यूलरिटी है वह सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन के लिए लागू होगा। क्या होगा? जो आणविकता की संकल्पना है वह सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। किसके लिए? एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। जो अभिक्रिया की आणविकता होगी, मोलिक्यूलरिटी इज ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और सिंगल स्टेप रिएक्शन कौन सी होती है? जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, जो मौलिक रिएक्शन होती है, जो सरल अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें बोला जाता है सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन। यानी कि जो सरल अभिक्रियाएं होती है वह एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। तो जो मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वह सिर्फ और सिर्फ परिभाषित है किसके लिए? एलिमेंट्री सिंगल स्टेप वाली रिएक्शंस के लिए। यदि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, जो कि क्या है, एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, जिसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है। क्या है? कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल जटिल है। क्या है? जटिल अभिक्रियाएं क्या होती है? जो कि दो या तीन पदों में कंप्लीट होती है, 2 या 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, उससे अधिक स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है। तो वहां पर यह कॉन्सेप्ट नहीं आता है। उन अभिक्रियाओं के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ मोलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है। क्या है? जो ये कॉन्सेप्ट है मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं है। एनसीईआरटी कह रही है क्या? एनसीईआरटी बोलती है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोलिक्यूलरिटी है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोलिक्यूलरिटी वह सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोलिक्यूलरिटी इज ओनली फॉर एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो जो अभिक्रिया की आणविकता होती है ना, वह क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे कि 1 2 3 आधी हो सकती हैं, 1 2 3 आधी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? अभिक्रिया की आणविकता जो है एक नेचुरल नंबर होती है, जो कि क्या 1 2 3 इत्यादि हो सकती है, एटसेट्रा हो सकती है। और इसी आधार पर जो हम अभिक्रिया की आणविकता को वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। एक आणविक अभिक्रिया हो गई, द्विआण्विक अभिक्रिया हो गई, त्रिआण्विक अभिक्रिया हो गई। तो एक आणविक अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी अभिक्रिया में क्या है, जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है। क्या करता है? अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है, तो उस अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह होती है जितना कि क्या है, जितने अभिकारक अणुओं ने उस अभिक्रिया में भाग लिया है। तो कितने अभिकारक अणुओं ने भाग लिया है? एक अभिकारक अणु ने। तो एक अभिकारक अणु ने भाग लिया है, तो उस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वह होगी 1। और उस अभिक्रिया की आणविकता 1 होने के कारण उस अभिक्रिया को बोला जाएगा यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? एक आणविक अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा? एक आणविक अभिक्रिया। इसी प्रकार से द्विआण्विक नाम से पता चल रहा है, द्विआण्विक अभिक्रियाएं जब अभिक्रिया में जो है अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं, तो उस अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह 2 होती है। और इसीलिए हम उसको बोल सकते हैं बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि द्विआण्विक अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं? द्विआण्विक अभिक्रिया। अर्थात जब अभिकारकों के क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के 2 अणु आपस में टकराकर, 2 अणु आपस में कोलाइड करके क्या है, केमिकल चेंज उत्पन्न करते हैं, रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, तो उस अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह होती है 2।
और ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोला जाता है? बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। जिसकी आणविकता जो है 1 होगी उसे बोला जाएगा यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, जिसकी आणविकता 2 होगी उसे बोला जाएगा बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि जिस अभिक्रिया में अभिकारक के 3 अणु भाग लेंगे। क्या? जब अभिक्रिया में अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं तो उस अभिक्रिया की जो आणविकता है वह कितनी होती है? कितनी होती है? 3 होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जब अभिक्रिया में 3 अभिकारक अणु, क्या है? 3 अभिकारक अणु भाग लेते हैं, या फिर उस अभिक्रिया में जो है अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं तो उसे बोला जाएगा ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन। या फिर जैसा दूसरा है जब अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं, या फिर जब 2 अभिकारक अणु किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे बोला जाता है द्विआण्विक अभिक्रियाएं। तो यदि अभिकारक के 3 अणु, क्या? यदि अभिकारकों के 3 अणु एक साथ टकराकर, क्या करके? एक साथ टकराकर उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया की जो आणविकता होती है उससे बोला जाता है ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि उस अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वह होती है 3। तो 3 आणविकता वाली जो रिएक्शन होती है उसे बोला जाता है ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट मौलिक अभिक्रियाओं की। किसकी? मौलिक अभिक्रियाओं में जो है मोलिक्यूलरिटी की। मौलिक अभिक्रियाएं मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन में देखते हैं कि मोलिक्यूलरिटी क्या होती है। उसमें भी हम एक आणविक, द्विआण्विक, त्रिआण्विक अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो बात करते हैं मोलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो सरल अभिक्रियाओं की बात करें, क्या है? सरल या फिर मौलिक अभिक्रियाएं, मौलिक अभिक्रियाएं, या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मौलिक अभिक्रियाएं क्या होती है? अभी तक मैंने बात कर ली थी कि मौलिक अभिक्रियाएं क्या होती है, जो कि क्या है एक स्टेप में कंप्लीट होती है। वे अभिक्रियाएं, वे सामान्य रिएक्शंस जो केवल एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, उन्हें बोला जाता है क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इनमें क्या होता है, अभिक्रियाओं में जो भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है वही जो है आणविकता को निर्धारण करती है। क्या करते हैं? आणविकता का जो निर्धारण होता है इन अभिक्रियाओं में, वह अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। तो क्या होती है? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। क्या होती है? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है। और अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या मोलिक्यूलैरिटी का निर्धारण करती है। मोलिक्यूलैरिटी का निर्धारण करती है। तो हमें कोई भी किसी भी अभिक्रिया में जो है आणविकता ज्ञात करनी है तो उसमें हमें क्या है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया देखनी है। उसकी क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण देखना है और उसमें जितने अभिकारक अणु ने जो भाग ले रखा है, जितने उस अभिक्रिया में अभिकारक अणु हैं जो कि क्या है? इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, वही क्या होगी? अभिक्रिया की आणविकता। क्या होगी? अभिक्रिया की आणविकता। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सपोज दैट A gives P। क्या है? A gives P। और ये हमें कह दिया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो हम जब रेट लिखने जाते थे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट के थ्रू,
प्रयोगों के आधार पर जब हम प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए को दुगना करने पर जो है रेट दुगना हो जाता है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी को दुगना करने पर रेट दुगना हो जाता है। तो यहां पर हम जो है एक्सपेरिमेंट करके जो है रेट ज्ञात कर रहे थे। पिछले लेक्चर जाके देखो, #05, #04 उनमें सब क्लियर होगा, #06 सब कुछ बता दिया है। आपको रिवाइज करने की जरूरत है। हम क्या है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वह सिर्फ और सिर्फ किससे, एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं खुद से कहीं से लिख दूं कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। क्या है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। क्या कर रहे थे हम वहां पर, रेट इज प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही तो कर रहे थे। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो इसकी क्या है, जो इस रिएक्शन के लिए मोलिक्यूलरिटी है, ये मैं आपको बार बार बता दूं कि जो ये रेट है, रेट को हमने क्या एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से मैं कहीं से, ये भी नहीं है कि एक अभिकारक अणु तो इसलिए मैंने एक लिख दिया, नहीं नहीं नहीं। जो अभिक्रिया की कोटि होती है, जो क्या अभिकारकों के सांद्रण की घात के समानुपाती होती है, तो यहां पर ये जो घात है इसको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गलती से भी ना समझे, बिल्कुल ना समझे। जो अभिक्रिया की कोटि है, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, अभिक्रिया की जो कोटि है वह क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, प्रयोगों के आधार पर प्राप्त मान है। तो यहां पर जो ये एक है इसको ना समझे, वो इत्तेफाक क्या है, हो रहा है कि यहां पर भी कोफिशिएंट एक है और यहां पर भी एक है। इसी कारण जो है कई बारी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है बच्चे क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये एक है, ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने निकाला है। क्या किया है, जब जो हम कंसंट्रेशन ऑफ ए को दुगना करते हैं तो जो उसका रेट है वह भी डबल हो जाता है। इस प्रकार से जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से जो है रेट हमें ज्ञात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मोलिक्यूलरिटी है, मोलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता, जो आणविकता है, कितने अभिकारक जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं प्रतिभाग कर रहे हैं रिएक्शन में, एक ही अभिकारक तो है, आणविकता हो जाएगी एक। क्या हो जाएगी, एक। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो कोटि है, कोटि अभिक्रिया की है, वह भी एक है। क्या है, एक है, जो कि यहाँ घात में है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं दूसरी अभिक्रिया का उदाहरण लेता हूं। ये क्या है, इत्तेफाक हो रहा है कि अभिक्रिया की कोटि भी एक है और आणविकता भी एक है। दूसरा उदाहरण लो, A+B गिव्स C। ये भी सिंगल स्टेप यानी कि मौलिक अभिक्रिया का उदाहरण है, मौलिक अभिक्रिया है कोई, ठीक है, मौलिक अभिक्रिया। तो इसका रेट हम एक्सपेरिमेंट की मदद से लिखने जाते हैं, तो हम माना रेट हमें प्राप्त हो K और A की पावर 1 और B की पावर 1। यहां पर क्या लिखते थे हम, कोई भी जैसे अभिक्रिया है तो A+B B गिव्स C इस तरीके से, तो उसका जो रेट लिखते थे हम क्या करते थे, जो रेट लिखते थे RATE इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y, इस प्रकार से लिखते थे। ऐसा नहीं करते थे हम कि क्या है, जो ये कोफिशिएंट A, स्मॉल B, स्मॉल C है, इनको हम घात में नहीं लिखते थे। क्यों नहीं लिखते थे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इनकी जो ज़रूरत है, जो ये मोल है, जो ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसको ज़रूरत जो है हमें कहाँ पड़ती है, आणविकता में पड़ती है। तो इसीलिए जो है, जो ये एक और एक मान है, यह क्या है, ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, वो तो इत्तेफाक है। हम मान सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या, कि जो ऑर्डर, कुछ ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शन है, अप्रोक्स 80 से 85% एलिमेंट्री रिएक्शन होंगी जिसमें कि क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 90% रिएक्शन में। बट लेकिन ये क्या है, इत्तेफाक हो जाता है कि क्या होता है, जो यहाँ पर एक है, बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर एक मोल है, एक मोल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है भाई। ये जो रेट है ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर आणविकता क्या हो जाएगी, आणविकता यहाँ पर कितने मोल है, ए के एक और बी के
जो कि प्रतिभाग कर रहे हैं 2 हो गए। क्या हो गए? 2। और कोटि, अभिक्रिया की कोटि, इनको 1 + 1 2। क्या हो रहा है? 1 + 1 2। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। NH4NO2, क्या? NH4NO2 गिव्स N2 + 2 H2O, 2 H2O। ये कोई उदाहरण है, ठीक है। तो इसका हम रेट किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NH4NO2। तो रेट जो कि एक्सपेरिमेंट से, बार बार बोल रहा हूं मैं, एक्सपेरिमेंट से, K NH4NO2 की पावर 1, जो इसकी कोटि है वह भी 1। क्या है? यह प्रथम घात के अभिकारक के जो रेट होता है इसमें, यह प्रथम घात के समानुपाती होता है। क्या होता है? अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसका जो ऑर्डर है रिएक्शन का वह है 1, जो ये वैल्यू है। और जो मोलिक्यूलरिटी है वह भी क्या है? 1। कितने अभिकारक अणु इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं रिएक्शन में? 1 कर रहा है। कितने कर रहे हैं? 1 कर रहा है। तो जो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होती है उसके लिए जो पहली परिभाषा लिखाई थी कि जो प्रतिभाग कर रहे हैं अभिकारक अणु, क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उसी को जो है अभिक्रिया की आणविकता कहा जाएगा। जैसे कि यहां पर कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं? 1 NH4NO2 भाग ले रहा है, तो इसकी मोलिक्यूलरिटी हो गई 1। ठीक है, 1। अब कई लोग समझ रहे होंगे, इसलिए मैंने ये सब समझाया। कई लोगों को ध्यान किया है कि मैंने कहा कि इफेक्टिवली कोलाइड हो रहा है। इफेक्टिवली कोलाइड जो है, दो जब आपस में टकराने के लिए तो दो चीज़ों की जरूरत होगी ना। ऐसा थोड़ी कि खुद से ही टकरा जाएगा, खुद से कैसे टकराएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि अभिकारक अणु कितने हैं उस अभिक्रिया में, कितने अभिकारक अणु हैं। क्योंकि इस रिएक्शन की जो मोलिक्यूलरिटी है वह 1 है, तो इसको बोला जाएगा एक आणविक अभिक्रिया। 1 + आणविक, 1 + आणविक, यानी कि यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन क्या बोला जाएगा? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट यहां पर दूसरा उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट। उदाहरण है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं 2HI gives H2 + I2। 2HI gives H2 + I2। और ये क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप में हो रही है। तो सिंगल स्टेप में हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम रेट लिखेंगे। तो रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू KHI की पावर 2। हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से हमें प्राप्त हुआ, प्रयोग से हमें प्राप्त हुआ कि क्या है, जो इस अभिक्रिया का रेट है वह अभिकारक के सांद्रण के द्वितीय घात के समानुपाती है। वह अभिकारक के सांद्रण के द्वितीय घात पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आणविकता इज इक्वल टू 2 और कोटि भी क्या है? 2। कोटि यहां पर दिख रहा होगा आपको, 2 है। और आणविकता, 2 अभिकारक अणुओं ने भाग ले रखा है, 2 अभिकारक अणु आपस में टक्कर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा है अभी तक? जो अभिक्रिया की आणविकता है वह अभिक्रिया की कोटि के बराबर आ रही है। ये अप्रोक्स 90% रिएक्शन में ऐसा ही होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। और यह अभिक्रिया जो 2HI गिव्स H2 + I2 क्या है? I2। यह कैसी अभिक्रिया थी? बाइमोलिक्यूलर। क्यों थी? क्योंकि इसकी जो कोटि थी यह क्या थी? 2 थी, और कोटि तो 2 ही थी और आणविकता भी क्या थी? 2 थी। आणविकता भी 2 थी। आणविकता 2 होने के कारण इसको जो है बाइमोलिक्यूलर, द्वि आणविक अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अगला उदाहरण 2NO + O2। क्या? 2NO + O2। 2NO + O2 गिव्स 2NO2, ठीक है। 2NO2 क्या है? 2NO2। तो ये अभिक्रिया है
इसके लिए रेट हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंट से, NO की पावर 2 O2 की पावर 1, NO की पावर 2 O2 की पावर 1। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? एक्सपेरिमेंट से। कहाँ से प्राप्त हुआ? एक्सपेरिमेंट से। तो इसकी जो आणविकता होगी, कितने अभिकारक अणुओं ने भाग ले रखा है? 2 और 1 3। और ऐसी कोटि भी क्या होगी? 2 + 1 2 + 1 3। तो क्या हो रहा है यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 3 है। तो इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है टरमोलिक्यूलर। क्या? टरमोलिक्यूलर या फिर ट्राइमोलिक्यूलर। ट्राइमोलिक्यूलर रिएक्शन, त्रिआण्विक अभिक्रियाएं। यहां पर क्या हो रहा होगा? इस प्रकार से टक्कर हो रही होगी, 3 अभिकारक के अणु आपस में टकरा रहे होंगे। तो हायर जो आणविकता वाली रिएक्शन है वह क्या है? जैसे 3 से अधिक बात करूं मैं यदि अभिक्रिया की आणविकता की, कि कोई 4 अभिक्रिया की आणविकता वाली रिएक्शन भी होगी, कि कोई 4 आणविकता वाली अभिक्रिया भी होगी जिसकी अभिक्रिया की जो आणविकता है वह 4 हो। बहुत रेयर केस है। क्या है? संभव नहीं, क्योंकि जैसे जैसे अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी उनके बीच में कोलाइड होना संभव नहीं है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो पाना संभव नहीं है। इसको आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं अपनी वंदना से। वंदना में क्या होता है? जो अग्रेसर लगे होते हैं, अग्रेसर जो आगे जो वंदना बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं? वे पहले स्टार्ट करते हैं, जो भी करते हैं प्रातः स्मरण, तो स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? वे तो बिल्कुल उनका क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन होता है, उनका तालमेल होता है, वो अच्छे से बोलते हैं। लेकिन जब पीछे जो बैठे बच्चे हैं, जो पीछे बैठी सभा है, उनकी बारी आती है तो वो क्या होते हैं? कोई अपनी धुन में लगा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तितर बितर सा माहौल हो रखा है, कोई लय नहीं, कोई धुन नहीं। तो वही यहाँ पर होगा। जैसे जैसे अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी उनमें इफेक्टिव कोलाइड संभव नहीं है। मैं इन 3 को, या फिर मैं यहाँ पर बात करूँ 4 अणु हैं और मैं कह दूँ इन 4 अणुओं को जो है क्या है, किसी बॉक्स में डाल दिए, तो संभव ही नहीं है कि वो इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएँ। जहाँ पर 2 अणु हैं वो क्या इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएंगे, पूरे तरीके से एक दूसरे में जा पाएंगे, इसको इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? जैसे मतलब अभिकारक अणु बढ़ते जाएंगे तो उनमें कोलाइड थोड़ा क्या है, कोलाइड होने की, इफेक्टिवली कोलाइड होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, बहुत कम होती है। तो इसलिए मैक्सिमम जो है हमें जो देखने को मिलती है अभिक्रिया की आणविकता वह 3 ही मिलती है। 3 से अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है आणविकता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या है, उनका जो कोलाइड है वह क्या है, कम होता जाएगा। अब 2 अभिकारक अणु है भाई, तो ये क्या है, ये पूरे इस तरीके से कोलाइड हो सकते हैं। लेकिन 3 अभिकारक अणु किस प्रकार से होंगे? क्या पता जो है ये वाला इसी से हो रहा है, इससे नहीं हो पा रहा है, क्या पता ये वाला इससे हो रहा है, इससे नहीं हो पा रहा है, तो इफेक्टिवली कोलाइड नहीं हो पाएगा। 3 के केस में तो चलो मान लेते हैं कि हो जाता है, लेकिन 4 ले लें, पता ही नहीं चल रहा कि कौन किससे टकरा रहा है, कहाँ पे इफेक्टिवली कोलाइड हो रहा है। तो हायर मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शन जो है बहुत कम, हायर जैसे जैसे क्या है मॉलिक्यूलरिटी बढ़ रही है, बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत रेयर केसेस हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमने जितनी भी अभी तक ये एलिमेंट्री जो मौलिक अभिक्रियाएं देखी, उनमें क्या हो रहा था, जो अभिक्रिया की कोटि है वही अभिक्रिया की आणविकता आ रही थी। क्या आ रही थी? जो अभिक्रिया की कोटि है, जो अभिक्रिया की कोटि है वही क्या है, आणविकता के बराबर आ रही थी, अभिक्रिया की आणविकता। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सिर्फ अप्रोक्स 90% केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन सभी एग्जाम्पल से कि मौलिक अभिक्रियाओं की जो आणविकता होती है वह अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाए गए अभिकारक परमाणु, अणु या फिर आयनों की संख्या के बराबर हम मान सकते हैं। क्या हो रहा था? मान सकते हैं।
जैसे 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, जो कि क्या थी, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। क्या थी, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। क्या थी, ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा था, ऑर्डर भी 3 और मोलिक्यूलरिटी भी 3 थी। ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिक्यूलरिटी, यानी कि मौलिक अभिक्रियाओं की आणविकता है, जो इन रिएक्शन के लिए आणविकता है अभिक्रिया के संतुलित समीकरण द्वारा व्यक्त किए गए अभिकारक अणुओं, परमाणु, आयनों की संख्या के बराबर हम मान सकते हैं। आयनों की संख्या के बराबर जो है हम आणविकता को मान सकते हैं, माना जा सकता है। हमने स्टडी कर लिया और हम क्या है, कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो हम ये मान सकते हैं कि जो अभिकारक में क्या है, जो अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक है वही क्या है, जो अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणु, और किस फॉर्म में, जो अभिक्रिया के संतुलित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो वही क्या है, मोलिक्यूलरिटी। क्या है, मोलिक्यूलरिटी। क्या है, मोलिक्यूलरिटी, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यही तो है। तो हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया था आपको, परिभाषित पहले ही कर दिया था कि जब हम किसी भी अभिक्रिया को जो संतुलित रासायनिक समीकरण की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसमें जो भाग लेने वाले अभिकारक अणु, परमाणु, आयन होते हैं, वही क्या है, अभिक्रिया की आणविकता होती है। तो यहाँ पर कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, 2 और 1 3, तो इसकी आणविकता 3, कोटि भी 3। तो स्टूडेंट, मौलिक अभिक्रियाओं में जो आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि होती है उसका मान क्या होता है, समान होता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है, कोटि और आणविकता के मान में क्या है, अंतर देखने को मिलता है। सभी अभिक्रियाओं में जो है आणविकता और कोटि का मान समान नहीं होता है। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिसमें क्या है, अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिक्यूलरिटी में क्या है, अंतर देखने को मिलता है, जिन्हें बोला जाता है स्यूडो रिएक्शन। क्या, छद्म अभिक्रियाएं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे उन्हीं अभिक्रियाओं की। कैसी अभिक्रियाएं, छद्म अभिक्रियाएं, स्यूडो रिएक्शन। छद्म अभिक्रियाएं। PSEUDO, स्यूडो रिएक्शंस। तो स्यूडो रिएक्शंस क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि और आणविकता के मान में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो क्या होता है, आणविकता और कोटि अलग अलग होती है, कोटि का मान अलग अलग होता है। इसमें हम बात करेंगे छद्म, किसकी, छद्म एक आणविक अभिक्रियाओं की। किसकी बात करेंगे, छद्म एक आणविक, और दूसरी बात करेंगे छद्म द्विआण्विक या फिर छद्म द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे हम इसमें, पहली बात करेंगे छद्म एक आणविक या फिर प्रथम कोटि कोटि अभिक्रियाएं, यानी कि स्यूडो यूनि मोलिक्यूलर या फिर
स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो छद्म एक आणविक या फिर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता क्या होती है? एक से अधिक होती है। तो जो छद्म एक आणविक अभिक्रियाएं होती है उनकी जो कोटि होती है, कोटि क्या होती है? एक होती है। कोटि एक होती है और आणविकता कितनी होती है? आणविकता एक से अधिक। एक से अधिक कितनी होती है? 2। तो हम कह सकते हैं वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, वे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है, उन्हें बोला जाता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं या फिर छद्म एक आणविक अभिक्रियाएं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है? इसको एग्जाम्पल से देखते हैं हम। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वह है एस्टर का जल अपघटन। क्या है? एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो क्या होगी रिएक्शन? CH3COO2H5 प्लस H2O गिव्स क्या देता है? CH3COOH प्लस एल्कोहल। CH3COOH प्लस C2H5OH। यदि हम कौन सी रिएक्शन है ये? एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री मौलिक अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रेट है, रेट जब हम एक्सपेरिमेंट से ज्ञात करते हैं तो K CH3COO2H5 और H2O1। ठीक है, ये होना चाहिए था। क्या है? होना चाहिए था। लेकिन ये क्या है? छद्म कोटि की अभिक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर जो ये H2O है, जो H2O है यह क्या है? विलायक का कार्य कर रहा है, विलायक की भांति सॉल्वेंट की तरह कार्य कर रहा है। सॉल्वेंट क्या है? ये विलायक की तरह कार्य कर रहा है। क्यों विलायक की तरह कार्य कर रहा है? क्योंकि यह बहुत अधिक मात्रा में है, इसकी मात्रा जो है एक्सेस में है। क्या है? मात्रा क्या है? बहुत अधिक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? विलायक बहुत अधिक है। बहुत अधिक का मतलब सपोज दैट ये 1 मोल है और ये 1000 मोल है। क्या है? 1000 मोल पानी है और 1 मोल एस्टर है। तो 1 मोल जब एस्टर जो है 1 मोल पानी से मिलेगा तब जाके हमें क्या है? प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि 1 मोल एस्टर जब 1 मोल पानी के साथ कोलाइड करेगा तो तभी जाके तो हमें क्या प्राप्त होगा? जो प्रोडक्ट है वह प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब हम 1 मोल दोनों के ले रहे हैं तो यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा? 999 मोल मान रहे हम। ठीक है, रिमेनिंग जो रिमेनिंग है वह 999 मोल। तो इसके मुकाबले, इस एस्टर के मुकाबले हम कह सकते हैं कि इसके क्या है? जो H2O का सांद्रण है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके लिए, इस एस्टर के लिए जो पानी की मात्रा यहाँ पर है वह इनफाइनाइट है। क्या है? अनंत है। क्योंकि इसके लिए 1 के मुकाबले 1000 अनंत ही तो हुआ, बहुत अधिक मात्रा है। यदि हम यहाँ से 1 मोल को कम भी कर लें तो इसकी सांद्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो इसकी सांद्रता है वह क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, नो चेंज। यानी कि सॉरी, इसकी नहीं, जो हमारा यहाँ पर विलायक है ये क्या है? कांस्टेंट, यानी कि नो चेंज। पानी के सांद्रण को यहाँ पर कम ज़्यादा करने पर जो है रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या है? पानी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो रिएक्शन का रेट है, जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया का वेग है, वह इस विलायक पर डिपेंड ही नहीं है।
कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसका जो है सांद्रण कम हो रहा है, यानी कि यह विलायक के सांद्रण पर डिपेंड ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में, थोड़ा बहुत कम हो गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी क्या है, ये H2O भी कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट K डैश मान लो, और ये किस पे है, CH3COO C2H5 की पावर 1। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वह 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। और जो मोलिक्यूलैरिटी क्या होगी, 1 मोल एस्टर जो है 1 मोल पानी से कोलाइड कर रहा है, तो कितने मोल हो रहे, टोटल 2। तो मोलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो 2 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्डर और मोलिक्यूलैरिटी क्या है, डिफरेंट आ रही है। तो इसको बोला जाता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बोला जाता है, स्यूडो यानी कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं या फिर छद्म एक आणविक अभिक्रियाएं। इसी प्रकार से जो है दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहां पर दूसरा उदाहरण है हमारा शक्कर का, किसका, शुगर का। तो वह क्या है, वह है, दूसरा एग्जाम्पल है सुक्रोज का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ शुगर या फिर सुक्रोज ही लिख लो। तो किस प्रकार होता है, C12H22O11 प्लस H2O गिव्स C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, प्लस C6H12O6, ये क्या है, फ्रक्टोज। ठीक है, और ये क्या हो गया, सुक्रोज। तो यहां पर जब हम रेट निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से, और ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो यहां पर जब रेट हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट की मदद से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कि C12H22 जो होना चाहिए, मतलब O11 की पावर 1 और H2O1, लेकिन जो ये H2O है यहाँ पर, यह क्या है, सॉल्वेंट की तरह कार्य कर रहे हैं, विलायक की तरह। ठीक है, और विलायक क्या है, यह अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में, यानी कि इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेट कंसंट्रेशन ऑफ H2O पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जो रेट है वह क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो ये इसका है, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, यह क्या है, नियत है। जो H2O का सांद्रण है वह कांस्टेंट मान सकते हैं। तो कांस्टेंट के यहाँ पर कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट मान लो, रेट इज इक्वल टू K डैश और C12H22O11 की पावर 1। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो गया, 1, और मॉलिक्यूलैरिटी वो भी क्या होगी, कितने अभिकारक अणु जो है भाग ले रहे हैं, जिससे कि हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, कितने रिएक्टेंट कोलाइड कर रहे हैं। तो कितने कर रहे हैं, एक C12H22O11 और एक H2O, तो कितनी होगी मोलिक्यूलैरिटी, 2। तो इसको भी बोला जाता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फिर छद्म एक आणविक रिएक्शन। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छद्म एक आणविक अभिक्रियाएं हमें उस स्थिति में देखने को मिलती है, उस कंडीशन में देखने को मिलती है जब एक अभिकारक अणु जो है अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जल है जो कि विलायक की तरह कार्य कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह
कार्य कर रहा है। तो जब एक अभिकारक जो है अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो क्या होता है, हमें छद्म एकाणुविक अभिक्रियाएं देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जो है अभिकारक के उपस्थित होने के कारण जो है अभिक्रिया के वेग निर्धारण में क्या है, वह भाग नहीं लेता है। जो अभिकारक के बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण जो है वह अभिक्रिया के वेग निर्धारण में भाग नहीं लेता है। पूरी जो अभिक्रिया है वह इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि जो यहाँ पर ये सॉल्वेंट है H2O है, इसकी सांद्रता क्या है, कांस्टेंट बनी रहती है, और अभिक्रिया का वेग जो है इस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए जो है इसकी कोटि क्या है, आणविकता से एक कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उनकी जो आणविकता होती है, उनकी जो मोलिक्यूलरिटी होती है, वह उस अभिक्रिया की ऑर्डर या फिर कोटि से एक अधिक होती है, एक अधिक होती है। एक अधिक ही तो है, ऑर्डर एक आ रहा, मोलिक्यूलरिटी 2 आ रही। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं स्टूडेंट एक अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण किस प्रकार से हो सकता है, अन्य उदाहरण देखते हैं। सपोज दैट 2A प्लस B गिव्स C। ये भी क्या है, एलिमेंट्री मौलिक अभिक्रिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। और जो यहाँ पर ये B है यह क्या है, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में है, यानी कि यह क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। इसके सांद्रण पर जो है अभिक्रिया का वेग निर्भर ही नहीं कर रहा है। अभिक्रिया का वेग सांद्रण पर नहीं निर्भर कर रहा है, और किसकी सांद्रण पर, बी के। तो हम अगर ऐसे ही रेट लिखने जाते तो क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू सांद्रण A की पावर 2 और B की पावर 1। लेकिन ये B क्या है, कांस्टेंट है, उसके सांद्रण पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है अभिक्रिया का वेग। तो ये क्या बोल दिया हमने, कांस्टेंट है। और ये जो यहाँ पर K है, यहाँ पर क्या है, K होना था, तो K को इंटू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K डैश A की पावर 2। तो यहाँ पर क्या है, जो ऑर्डर होगा वह क्या होगा, ये 2, और जो मोलिक्यूलरिटी होगी, वह कितनी होगी, 2 और 1 3। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ऑर्डर क्या है, मोलिक्यूलरिटी से डिफरेंट है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को बोला जाता है जिसमें ऑर्डर 2 हो और मोलिक्यूलरिटी क्या है, 3 हो। स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, छद्म द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। क्या बोला जाता है, छद्म द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि छद्म अभिक्रियाओं को छोड़कर, यानी कि स्यूडो रिएक्शंस को छोड़कर सभी मौलिक अभिक्रियाओं की जो आणविकता होती है वह कोटि के बराबर होती है। क्या होती है, कोटि के बराबर होती है। तो छद्म अभिक्रियाओं को छोड़कर, क्या बोला मैंने, छद्म अभिक्रियाओं को छोड़कर सामान्य अभिक्रियाओं या फिर मौलिक अभिक्रियाओं की आणविकता बराबर होती है कोटि के। ठीक है, तो छद्म कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो रहा है, यहां पर जो आणविकता है छद्म कोटि की अभिक्रिया के लिए, छद्म कोटि की अभिक्रिया के लिए यहां पर क्या हो रहा है, जो आणविकता है, जो मोलिक्यूलरिटी है, वह क्या है, कोटि से एक ज्यादा आ रही है। क्या आ रही है, कोटि प्लस 1, कोटि से एक अधिक आ रही है।
मौलिक अभिक्रियाओं के बाद बात करते हैं स्टूडेंट जटिल अभिक्रियाओं की। किसकी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। तो मैंने बता दिया आपको कि जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वे अभिक्रियाएं जो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती हैं, यानी कि एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होती हैं। तो बात करते हैं जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स अभिक्रियाओं की। कॉम्प्लेक्स अभिक्रियाओं की तो क्या होती है कॉम्प्लेक्स अभिक्रियाएं? दो या अधिक पदों में संपन्न होती है। क्या होती है? दो या अधिक पदों में संपन्न होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो या अधिक पदों में कंप्लीट होती है उसे बोला जाता है जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो इन अभिक्रियाओं की जो मोलिक्यूलरिटी होती है उसे हम संतुलित अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्री द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जो इन अभिक्रियाओं की आणविकता है उसे हम क्या है? संतुलित अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जबकि एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या कर रहे थे हम? संतुलित अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री से उस एलिमेंट्री रिएक्शन की अभिक्रिया की आणविकता जो हम ज्ञात कर रहे थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हम जो है उस अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक अणु है जो कि क्या है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित कर रही है, उनको देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया की आणविकता होगी। यानी कि जो अभिक्रिया की आणविकता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अभिक्रिया की आणविकता है वह क्या है? नॉट डिफाइंड, परिभाषित ही नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए हम क्या है? अभिक्रिया की आणविकता नहीं ज्ञात कर सकते हैं। उसके इंडिविजुअल स्टेप्स की आणविकता हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल की बात कर रहा हूं, ओवरऑल मोलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन नॉट डिफाइंड, नहीं निकाल सकते। लेकिन इंडिविजुअल स्टेप्स की ज्ञात कर सकते हैं। ओवरऑल मोलिक्यूलरिटी जो हम नहीं बता सकते हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर। एग्जाम्पल है NO2 प्लस CO। क्या? NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। क्या है ये? जटिल अभिक्रिया है। तो जटिल अभिक्रिया है। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के आधार पर जो वेग है, प्रयोग के आधार पर जो रेट है वह है K × NO2 की पावर 2। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं यहां पर कि जो इसकी आणविकता है हम इसके स्टाइक्योमेट्री से, जो संतुलित अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्री से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि यहाँ पर ये जटिल अभिक्रिया नहीं होती तो यहाँ पर क्या होना था? यहाँ पर 1 होना था और यहाँ पर CO भी होना था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर NO2 की पावर 2 है। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगा। ये कहाँ से आया? प्रयोग करके जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? हमें 2 प्राप्त होता है। यानी कि इसका जो ऑर्डर है, इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वह क्या है? 2 है। और जो मोलिक्यूलैरिटी वह कितनी है?
कितनी होनी चाहिए? 2, जो कि गलत है। अरे भाई, जटिल अभिक्रियाओं के लिए जो आणविकता है वह डिफाइंड ही नहीं है, यानी कि नॉट डिफाइंड। हाँ, इंडिविजुअल स्टेप्स जो कि क्या है, रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, जितने स्टेप्स में हो रही हैं, उन पर्टिकुलर स्टेप्स का हम आणविकता बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मोलिक्यूलैरिटी है उसको हम नहीं बता सकते, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लो। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, CH3CHO gives CH3CHO gives CH4 प्लस CO। तो इसके लिए रेट एक्सपेरिमेंट से, रेट इज इक्वल टू K CH3CHO की पावर CH3CHO की पावर 3/2 एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया हमने। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वह क्या है, 3/2, और जो मोलिक्यूलैरिटी है वह तो 1 होनी चाहिए, लेकिन 1 नहीं। ये नॉट डिफाइंड है भाई, जटिल अभिक्रियाओं के लिए हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। एकदम से इस रिएक्शन को देख करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी जो मोलिक्यूलैरिटी है वह कितनी है, क्योंकि नॉट डिफाइंड है। एनसीईआरटी बोलती है कि नॉट डिफाइंड। क्या है? नॉट डिफाइंड। यानी कि जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात करने के लिए हम मान सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं क्या कई स्टेप में कंप्लीट होती है, मल्टी स्टेप वाली रिएक्शंस होती हैं, और प्रत्येक स्टेप क्या है, 1 या फिर 2 या फिर 3 अणु क्या इसमें भाग लेते हैं। जो प्रत्येक स्टेप होता है जिसमें कि क्या है, 1 अणु हो सकता है, 2 अणु हो सकता है, 3 अणु हो सकते हैं, जो कि क्या है, रिएक्शन में भाग लेते हैं। यानी कि जटिल अभिक्रिया का प्रत्येक स्टेप एक क्या है, सरल या फिर मौलिक या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन को दर्शाता है। यानी कि जटिल अभिक्रिया के प्रत्येक मौलिक स्टेप का, प्रत्येक एलिमेंट्री स्टेप का अपना एक वेग होता है। और जो जटिल अभिक्रिया यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट होता है वह डिपेंड करता है जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो क्या होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग यानी कि वेग निर्धारक पद होता है, वेग निर्धारक पद होता है, वह कौन सा होता है, स्लोवेस्ट स्टेप। यानी कि कोई रिएक्शन जो है, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो 4 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, जो उसका स्लोएस्ट स्टेप है वह तीसरा है, तो वही क्या होगा, वेग निर्धारक स्टेप होगा, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर वेग निर्धारक पद क्या है, स्लोवेस्ट स्टेप। तो हम कह सकते हैं कि आणविकता क्या हो जाएगी, आणविकता क्या हो जाएगी, जो कि क्या है, सबसे धीमे स्टेप, जो मंद स्टेप में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या है, स्लोवेस्ट या फिर धीमे पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या या फिर अभिकारकों की संख्या। यानी कि किसी जटिल अभिक्रिया के सबसे स्लो स्टेप में यानी कि वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं या फिर परमाणुओं की कुल संख्या को बोला जाता है जटिल अभिक्रिया की मोलिक्यूलैरिटी। क्या बोला जाता है, जटिल अभिक्रिया की मोलिक्यूलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 2NO प्लस 2H2 gives N2 प्लस 2H2O, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2। ठीक है। जो ये रिएक्शन है ये क्या है, अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है, जटिल अभिक्रिया है।
यह क्या है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो है 2NO प्लस H2 गिव्स 2NO प्लस H2 गिव्स 2NO प्लस H2 गिव्स N2 प्लस H2O2। क्या है, N2 प्लस H2O2, जो कि स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप है। जो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, H2 प्लस O2 प्लस, सेकंड स्टेप H2 प्लस O2 प्लस H2 गिव्स 2H2O, 2H2O, जो कि क्या है, फास्ट स्टेप है, तीव्र पद, तीव्र पद, और ये धीमा है, धीमा। तो क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वह क्या है, स्लो है, और जो कि क्या होगा, हमारा वेग निर्धारक पद होगा। तो इसी वेग निर्धारक पद में क्या हम क्या करेंगे, आणविकता को देखेंगे, यानी कि जो धीमा पद है, जो स्लोवेस्ट स्टेप है, उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या। तो इस स्लोवेस्ट स्टेप में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या कितनी है, 2 और 1 3। कितनी है, तो इसकी मोलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी, मोलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3। तो क्या होगा, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा किसमें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, वह हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, यानी कि धीमे पद में भाग लेने वाले अभिकारकों की जो संख्या होगी, अभिकारक अणु या फिर परमाणुओं की जो संख्या होगी, उसे उस जटिल अभिक्रिया की आणविकता बोला जाएगा। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं स्टूडेंट, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में डिफरेंस, जो कि हमने अभी तक 2-3 लेक्चर में देख लिया था। तो उसको हम समराइज करते हैं कि किस प्रकार से जो है डिफरेंस होता है। तो अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, पहले मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस। तो जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वह अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या होती है। जो ऑर्डर होता है वह क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या। जो दूसरा डिफरेंस है वह है मॉलिक्यूलैरिटी में, यह क्या होता है, सैद्धांतिक मान है, यह क्रियाविधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन यह क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, प्रायोगिक मान है, प्रयोगों के आधार पर हम क्या है, इस मान को ज्ञात कर सकते हैं। और जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वह एक नेचुरल नंबर होता है, यानी कि 0 या फिर कोई भिन्न या फिर नेगेटिव में नहीं हो सकता है, 1, 2, 3 ही हो सकता है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में भी मान हो सकता है। फ्रैक्शन मतलब 3/हर और अंश के फॉर्म में, P/Q के रूप में भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस रहा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।